नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल सन सिटी सीकर रोड जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं आज अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ दो चीज़ों के बारे में, एक तो कोरोना और एक एजुकेशन इन कोरोना। तो सबसे पहले अपन तो कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले 6 महीने से ये ग्लोबल पैंडमिक बन चुका है और अभी तक इस पर कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन्स नहीं है और बहुत सारे रिसर्च अपने को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले कहा गया कि कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा कि ये टेम्परेचर से ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ एक लोगों ने ये कहा कि 18 दिन के अंदर लॉकडाउन से ये इसका सप्लाई का चेन टूट जाएगा, ट्रांसमिशन का चेन टूट जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा, कुछ पैंडमिक स्पेशलिस्ट ने कहा कि 49 दिन के लॉकडाउन से कोरोना वायरस इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। फिर एक सिंगापुर की रिपोर्ट आई कि ये 21 जून को ख़त्म हो जाएगा। फिर आयुष मंत्रालय ने कहा कि ये 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। फिर आयुष मंत्रालय के ही एक विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि नवंबर से दिसंबर तक इसकी वैक्सीन आने की उम्मीद है। फिर एक WHO के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि नहीं, ये 2021 के लास्ट तक भी जा सकता है। फिर अब पहले ये कहा गया कि ये एरोसोल नहीं है, यानी एयरबोर्न नहीं है, यानी हवा में नहीं फैलता। तो अभी 261 साइंटिस्ट ने मिलकर के WHO को ये कहा है कि नहीं, ये हवा में भी रहता है 3 से 4 घंटे तक। तो बॉटम लाइन इज दैट कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और अभी भी रिसर्च चालू हो रहा है। हो सकता है कि बाद में ये भी आ जाए कि नहीं, ये इस तरह से ट्रांसमिशन नहीं होता, किसी और वजह से ट्रांसमिट होता है। तो अपन पक्का नहीं कह सकते कि कोरोना किस वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, या कब ये जाएगा, या कब तक रहेगा, या लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, या अगले साल तक चला जाएगा, या 5 साल रहेगा, या 10 साल रहेगा। और इसके वैक्सीन और मेडिसिन के बारे में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर दावा किया। जैसे कि इजराइल ने कहा कि हमने वैक्सीन बना ली, चाइना ने कहा कि हमने वैक्सीन बना ली, अमेरिका की 1 या 2 कंपनियों ने कहा कि हम इसके 3rd ट्रायल पर हैं, इंडिया की 1-2 कंपनियों ने कहा कि हम इसका 3rd ट्रायल कर चुके हैं। तो वो सब चीज़ें भी एक तरह से झूठी साबित हो रही है, उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अब इस बारे में अपन एजुकेशन के बारे में बात करें कि एजुकेशन किस तरह से अब आगे चलेगी। तो एजुकेशन जो है वो अब न्यू नॉर्मल से एक्सेप्ट करी जाएगी। न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे कोरोना से पहले अपनी लाइफ नॉर्मल ऐसे थी कि अपन बिना मास्क जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, किसी को भी टच कर लेते थे और कैसे भी रह जाते थे, कुछ सोचते नहीं थे। फिजिकली स्कूल में बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, तो वो नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, अब न्यू नॉर्मल सेट हो गए। आपको मास्क लगाना जरूरी हो गया, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना जरूरी हो गया और फिजिकल एजुकेशन की जगह ई-लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन ने ले ली। तो अब इस कंफ्यूजन के टाइम में अपने पास 2 तरीके बचते हैं। वो 2 तरीके पर अपन बाद में आएंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अपन लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं। कोई भी डिसीजन अपन लाइफ में डिसीजन लेते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस के बेसिस पर। हाइपोथेसिस क्या होता है कि अपन एक अनुमान लगाते हैं कि मेरे को आज शाम को 3 बजे मूवी देखने जाना है। आपने ये प्लान किया, अनुमान लगाया कि मुझे शाम को 3 बजे मूवी देखने जाना है। अचानक से आपके 2:30 बजे घर पर गेस्ट आ जाते हैं, तो आप उस प्लान को कैंसिल करते हैं और गेस्ट को होस्ट करते हैं, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अपन बाकी जिंदगी भी ऐसे ही करते, साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। वो कुछ रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कोई एक आइडिया पे काम करते हैं, फिर वो उसको इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं होता तो फिर दूसरे पे काम करते हैं। ऐसे मतलब अपन प्लान बदलते रहते हैं। और लाइफ का स्टाइल ये है कि ये एक एडवेंचरस ट्रिप है, ये कभी भी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती। किसको पता था दिसंबर में कि ऐसे कोरोना आ जाएगा और ऐसे सब कुछ इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी और पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाते, कहीं जो इन्वेस्टमेंट होना था वो रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे ही एजुकेशन के बारे में भी अपन हाइपोथेसिस बेसिस पे काम कर सकते हैं। यानी कि 2 तरीके हैं, या तो अपन ये वेट करें कि स्कूलें खुल जाएंगी, वो कब खुलेंगी
इस साल के एंड तक खुल जाए, अगले साल खुल जाए, उससे अगले साल खुल जाए, 5 साल बाद में खुल जाए, फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे खुल जाए और मैं तभी अपने बच्चे को एजुकेशन दूंगा। एक तरीका तो है ये। एक तरीका ये है कि नहीं, अब ये न्यू नॉर्मल है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग मेरे लाइफ को चलाना है। जैसे अंग्रेजी में एक से है कि लिव लाइफ एज इट कम्स, कि जिंदगी को वैसे ही जियो जैसे ये आती है। तो अभी कोरोना आ गया है तो अपने को अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड प्लान, कि उसके हिसाब से अपने को प्लान करना पड़ेगा। तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में आप जो भी स्कूल बेटर करा रहा है, अब क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, तो जो स्कूल भी बेटर करा रहा है, बेटर इन द सेंस कि वो वैसी की वैसी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा है जो फिजिकल एजुकेशन में थी। फिजिकल एजुकेशन मतलब जहाँ पर स्कूल खुलते थे, बच्चे जाते थे, तो वहाँ पर इंटरेक्शन होता था, बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, टीचर उसका जवाब देता था, बोर्ड, चौक, टेबल, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उस तरह का माहौल हो उस ऑनलाइन एजुकेशन में, या तो आप इस तरह से जाएं, तो बेस्ट से बेस्ट स्कूल का आप चुनाव करें और अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दें। ये तो है एक प्लान ए। प्लान बी ये है कि आप वेट करें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का, और या फिर ऐसे सोचे कि जब भी स्कूल खुलेगा तब भी भेजूंगा, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, तब मैं स्कूल भेजूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे से सजेशन अगर कोई मांगे तो मैं ये कहूँगा कि अपने को इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी, इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा, ये तो गवर्नमेंट ने कहा है, WHO ने कहा है कि वायरस के साथ ही अपने को रहना पड़ेगा। तो वायरस के साथ रहना पड़ेगा तो स्कूल फिजिकली ओपन होना इट्स नॉट दैट पॉसिबल, तो अपने को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन में जाने के लिए अब आपको क्या डिफरेंस आएगा फिजिकल एजुकेशन में और ऑनलाइन एजुकेशन में, वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो एजुकेशन है वो 3 एरिया को कवर करता है। एक तो स्कॉलस्टिक, एक को स्कॉलस्टिक और एक एक्स्ट्रा करिकुलर। स्कॉलस्टिक में जिसमें अपन साइंस, SST, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब पढ़ाते हैं। को स्कॉलस्टिक में ऐसी एक्टिविटी जो एकेडमिक्स में हेल्प करती है, पढ़ाई में हेल्प करती है, जैसे डिबेट हो गया, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन हो गया, या और इस तरह के कॉम्पिटिशन जिसमें बच्चों को पढ़ाई में एकेडमिक्स में हेल्प मिले। तीसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर, जिसमें जैसे गेम्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कंप्यूटर क्लासेस हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गया। तो इसमें से ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग ज़्यादातर स्कूल इन तीनों एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना सा अंतर है कि स्कूल का जो इंफ्रा है वो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो आप खुद का इंफ्रा यूज कर रहे हैं, खुद के पंखे आपके चल रहे हैं, खुद की बिल्डिंग यूज हो रही है। अब इसमें एक जो इश्यू आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सभी पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक वाइज सफ़र कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी अपने को ह्यूमैनिटी दिखाने का टाइम है सभी लोगों को, क्योंकि स्कूल में 4 स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, बच्चा और पेरेंट। ये 4 स्टेक होल्डर्स मिलकर के स्कूल बनाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो बच्चा है, तो उसके बारे में अपने को सबको सोचना पड़ेगा, पेरेंट को भी और स्कूल टीचर्स को भी और स्कूल मैनेजमेंट को भी, क्योंकि बच्चा तो इसमें एक तरह से कंज्यूमर है, तो वो तो उसको यूज कर रहा है, तो वो कंज्यूम कर रहा है एजुकेशन को। तो स्कूल ओनर्स को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि पेरेंट्स की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो फीस को थोड़ा ऊपर नीचे करके, या जो खर्चे स्कूल के नहीं हो रहे हैं, कि बहुत सारे खर्चे स्कूल के बच गए, तो उस हिसाब से फीस को मॉडिफाई कर ले, या पेरेंट्स से पूछ ले कि वो किस तरह से फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या कितनी दे पाएंगे। और ऐसे ही पेरेंट्स को भी स्कूल के बारे में सोच लेना चाहिए कि इतना खर्चा तो स्कूल का हो रहा होगा, टीचर्स को पेमेंट लग रहा होगा, या ऑनलाइन है तो डेटा वेटा लग रहा होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा होगा, ऐसे करके म्यूचुअल अपन बात कर लें। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट या कोई भी स्कूल मैनेजमेंट या कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा ऐसा चाहता होगा कि जो एजुकेशन नहीं चाहता होगा। तो सभी स्टेक होल्डर्स एजुकेशन चाहते हैं, बस सिर्फ अंतर इस बात का पड़ रहा है कि फीस का पड़ रहा है। तो फीस इतनी बड़ी डील नहीं है, मेरे को लगता है कि कोई भी स्कूल ओनर है या जो मैनेजमेंट है, वो आप कहेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे तो वो एग्री हो जाएंगे, अगर एक्चुअली दे आर डिजाइन्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, अगर एक्चुअली में वो एजुकेशन देना चाहते हैं तब तो वो मोल्ड हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि टाइम इस तरह का है कि अपने को
हर अपने को ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी, हर आदमी के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे को एजुकेट करवाना है, अच्छे स्कूल में एजुकेट करवाना है। आई डू नॉट वांट टू वेट फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर्स कि ये कोरोना कब खत्म हो जाए। मुझे तो लगता नहीं है कि कोरोना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हो सकता है मैं नेगेटिव हूँ, मेरी बातों से आप एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से असहमत हों, लेकिन मैं आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की पूरी रक्षा करूंगा। तो अगर आप मेरी बात से एग्री होते हैं या डिसएग्री हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर लें। आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूं, उस पर फोन करके पूछ लें कि सर ये हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं आपको उसके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर है 9602318587 और यही व्हाट्सएप नंबर है। अब बॉटम लाइन ये है कि अपन को आई थिंक कि शो मस्ट गो ऑन, कि परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन बच्चे की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बच्चा, जिसका एजुकेशन हमेशा चालू रहना चाहिए, उसको मिलकर के बाकी 3 स्टेक होल्डर्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए बच्चे की। वो हेल्प पैसे को लेकर हो सकती है, पैसे को अपन कम ज़्यादा कर लें। जैसे आप लोगों के खर्च स्मार्टफोन के हो रहे हैं तो स्कूल वाले से कहते हैं कि मुझे इतना रिलीफ मिल जाए कि मैं स्मार्टफोन ले आऊँ ताकि बच्चे का एजुकेशन चालू हो जाए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एजुकेशन को आप लोग चालू रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला है। और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि कोरोना चला जाएगा, तो आप ये समझ लें कि इन 6 महीनों में आपके बच्चे में कितने विचार, कितने थॉट्स आ गए होंगे और कहाँ से वो थॉट्स आए होंगे, नेगेटिव थॉट्स आ गए होंगे। स्कूल क्या करता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है। जो एनवायरनमेंट में नेगेटिव थॉट्स है उनके बारे में, जैसे झूठ बोल रहा है वो एनवायरनमेंट से सीखता है, तो स्कूल बताता है कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जैसे बाहर बेईमानी होती है तो स्कूल में से बताया जाता है कि नहीं बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर स्कूल में जब तक बच्चा रहेगा आपके बच्चे के ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स जाते रहेंगे। तो एजुकेशन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि पिछले 200 सालों का अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जितनी भी जो खराब चीजें थी वर्ल्ड से वो केवल एजुकेशन के बेसिस पे ही गई। जैसे गरीबी का रेशो कम हुआ और बिकॉज ऑफ एजुकेशन हुआ। जैसे कि पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो कम हुई, वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन हुई, क्योंकि ये नारा दिया गया कि हम 2 हमारे 2। उससे पहले बहुत सारे बच्चों का जन्म दर बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर बहुत कम हुई है क्योंकि लोग आगे एजुकेट हुए हैं। अदरवाइज पहले जैसे झाड़ फूंक या इस तरह के मामलों में चले जाते थे, अभी मेडिसिन में चले जाते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एजुकेशन आपको करवानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी एक पर्टिकुलर आप स्कूल में एडमिशन कराएं, उस स्कूल में आप एडमिशन कराएं जहां पर बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और वो स्कूल ओनर जो आपके बच्चे के भविष्य को समझता है। वो ऐसा स्कूल नहीं जो सिर्फ पैसे के लिए खोला गया है, वो स्कूल जो एजुकेशन के लिए खोला गया है, क्योंकि मेन पर्पज एजुकेशन देना है। पैसा है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। आप अपन एजुकेशन देते हैं तो पैसा आता है, पैसा कमाते हैं इसलिए एजुकेशन नहीं देते अपन इसलिए एजुकेशन देते हैं तो पैसा आता है, वो पैसा करके अपन टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरा कहना इतना ही है कि पैसा इट्स नॉट अ बिग डील इन दिस करंट टाइम, आप इन दिस ग्लोबल पैंडेमिक। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बच्चे का एजुकेशन हो। और स्मार्टफोन मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जो 2022 तक 80 करोड़ हो जाएंगे। तो स्मार्टफोन का तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, वो लेबर क्लास है या दिहाड़ी मजदूर है, उन लोगों के पास भी स्मार्टफोन है। तो आई थिंक यू कैन बाई और परचेज स्मार्टफोन्स। तो आप स्मार्टफोन परचेज कर लें या टैबलेट परचेज कर लें और उस स्कूल का चुनाव करें जहाँ पर आपको बेटर ऑनलाइन एजुकेशन मिल सकती है, और आप अपने बच्चे को एजुकेशन देना स्टार्ट करें। बस दिस इज फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।